हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 पे लेक्चर लेके आए हैं। आपके फिजिक्स क्लास +1 में चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हमें फिज़िक्स से इंट्रोड्यूस करता है, फिज़िक्स की अच्छी अच्छी बातें हमें बताता है, क्यों पढ़नी चाहिए फिज़िक्स, क्या इंपॉर्टेंस है, सब बताता है। और फिज़िक्स का एक लेआउट हमें बताता है कि हम फिज़िक्स को कैसे समझें, फिज़िक्स को कैसे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो ये लेक्चर फ्लो मैंने बनाया हुआ है इस लेक्चर के लिए। हम कौन कौन से मेन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे वो सब यहाँ पे हैं, इनको इलैबोरेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स क्यों है, फ़िज़िक्स क्यों पढ़नी चाहिए, फ़िज़िक्स क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, ये क्या है फ़िज़िक्स यार, कैसी है फ़िज़िक्स। बच्चों के मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स एक तरह की साइंस है, ठीक है। और लैटिन शब्द से ये शब्द लिया गया है फ़िज़िक्स, इसका मतलब होता है नेचर। तो फिज़िक्स एक ऐसी साइंस है जो नेचर को समझने में हमारी मदद करती है, और तो और ये नेचर के अलग अलग फिनोमिना को समझने में भी हमारी मदद करती है। तो फिज़िक्स नेचर को हमें समझने में हेल्प करती है, और नेचर में जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, जैसे कि लाइटनिंग हो रही है, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जैसे कि एक्लिप्स लगता है, ऐसे जितने भी नेचुरल फिनोमिना है उनको भी समझने में हेल्प करती है। तो आप समझिए फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। इसका मतलब फिजिक्स में हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं और उसके फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अब ये फिजिक्स क्यों है? तो क्यों का आंसर यही है कि जिस नेचर में आप रहते हो, हम रहते हैं, जिस इकोसिस्टम का हम पार्ट हैं, अगर हम उस बड़े सिस्टम को नहीं समझेंगे तो हम एडवांस नहीं कर सकते, हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। यस, आप जितनी भी ये प्रोग्रेस देख रहे हो, साइंटिफिक प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, सोसाइटी में जो प्रोग्रेस देख रहे हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो बहुत हद तक, इनफैक्ट शुरुआत हमारी फिजिक्स साइंस से ही हुई थी। इसके लिए मैं आपको ना एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक बहस छिड़ गई, एक फिजिक्स के मेजर में पर्सन थे, मेजर होता है जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, एक बायोलॉजी के मेजर के पर्सन थे और एक केमिस्ट्री के मेजर के पर्सन थे। तो उन तीनों में, क्योंकि बेसिक साइंस यही तीनों है, उन तीनों में बहस छिड़ गई कि सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा बेसिक साइंस कौन सी है, मतलब जिस पे बाकी दोनों साइंसेस बेस्ड हों। तो ऑब्वियसली फिजिक्स वाले कहते हैं हमारी साइंस सबसे बेसिक है, केमिस्ट्री वाले कहते हैं हमारी बेसिक है, बायो वाले कहते हैं हमारी बेसिक है। बायो वाले ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बायोलॉजी ना होती तो हम लोग ना होते, ह्यूमन बींग्स, और फिर ये बहस ही ना छिड़ती। तो अब बड़ा डिबेटेबल टॉपिक बन गया कि किसकी साइंस सबसे बेसिक साइंस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर मैं इस चीज़ में तो नहीं जाऊँगा कि बायो कम इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कौन सबसे बेसिक साइंस है, ये बहस छिड़ गई। तो मैंने वहाँ पे ना एक जो रिजल्ट पढ़ा, जो डिबेट का आंसर पढ़ा, वो कुछ ऐसा था कि जो साइंसेज है ना वो कुछ ऐसे ओरिजिनेट हुई कि हम मानते हैं कि यूनिवर्स की उत्पत्ति, यूनिवर्स की बनावट शुरू हुई बिग बैंग से। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से पहले जितना यूनिवर्स का मास था वो एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड था, और ये विस्फोट हुआ और यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हो गया। हम उस इवेंट को बिग बैंग कहते हैं, राइट। तो ये बिग बैंग आज से तकरीबन 13 बिलियन ईयर्स, अगर थोड़ा और एग्जैक्ट करूं 13.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों में से क्या कोई साइंस उस टाइम पे मौजूद थी? एंड द आंसर इज, इतने टाइम पहले सिर्फ एक साइंस ही मौजूद थी और वो थी फिजिक्स। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड बिग बैंग एक नेचुरल फिनोमिना है। और तो और फिजिक्स में हम एनर्जी एंड मैटर, इन दोनों का इंटरेक्शन भी पढ़ते हैं, और बिग बैंग के वक्त ये दोनों चीज़ों का इंटरेक्शन हुआ था। तो एक बात क्लियर है कि जब से ये यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है तब से हमारी फिजिक्स साइंस मौजूद है। व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? बेटा केमिस्ट्री ना बहुत बाद में, हम मानते हैं बहुत बाद में जाके नेचर में हमने ऑब्जर्व की है, जब एटम्स या आयोन्स का इंट्रैक्शन या मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन हमें समझ आने लग पड़ा, या जब कंपाउंड्स बनने लग पड़े। एंड बायोलॉजी तो सबसे कम पुरानी साइंस है, सबसे रीसेंट साइंस है।
अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ 3 बिलियन साल पहले ही ओरिजिनेट होने शुरू हुए। तो कहाँ 13.6 बिलियन साल, कहाँ 3 बिलियन साल, 10 बिलियन साल पुराना फर्क है फिजिक्स और बायो में। और केमिस्ट्री जो है वो तकरीबन अब मान के चलिए 60 से 8 बिलियन साल पहले ओरिजिनेट हुई। तो कितना फर्क है बच्चों, फिजिक्स इतने बिलियन ईयर्स पुरानी, केमिस्ट्री 7 से 8 बिलियन साल, और बायोलॉजी मतलब जो पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए वो 3 बिलियन साल। तो फिर मेरे ख्याल से ये डिबेट काफ़ी हद तक फिजिक्स के हक में जाती है कि फिजिक्स इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक साइंस है। एनीवेज, इससे हम कुछ किसी और साइंस को कम इम्पॉर्टेंट नहीं बताना चाहते, बस एक बात का आंसर कर रहे हैं कि फिजिक्स इतनी पुरानी है, राइट। अब बात आती है कि फिजिक्स को इतनी पुरानी साइंस से पढ़ना चाहिए, हम जिस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो नेचर को समझना चाहिए। अभी फिजिक्स को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट्स में फिजिक्स को डिवाइड किया हुआ है, राइट। फिजिक्स में हम दो, आप कह सकते हैं पाथ, दो मेथड्स अपनाते हैं। आइए उन मेथड्स को देखते हैं। तो फिजिक्स में जो हम दो मेथड्स अपनाते हैं वो होते हैं, पहला मेथड है यूनिफिकेशन का। यूनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि वेरी लेस नंबर ऑफ लॉज, वेरी लेस नंबर ऑफ फिजिकल लॉज एक्सप्लेन लार्ज वेराइटी और लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिना। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका बनेगा जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, राइट। तो एक ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये भी एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स ऑर्बिट अराउंड सन, ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन, और बाकी प्लैनेट्स की ऑर्बिट को भी एक्सप्लेन करता है, ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन। मतलब एक बहुत बड़े टेरेस्ट्रियल या सेलेस्टियल बॉडी को एक्सप्लेन कर रहा है। एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन अर्थ। तो मतलब बहुत बड़ी बॉडी, अर्थ और सन के लिए भी ये लॉ अप्लाई होता है, और एप्पल का धरती पे गिरना, एप्पल बहुत छोटा होता है, उसके लिए भी सेम लॉ अप्लाई होता है। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि कम से कम लॉस की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर दो, मतलब हमने यूनिफाई कर दिया है कॉन्सेप्ट को, राइट। और जो दूसरी टर्मिनोलॉजी, जो दूसरा मेथड हम अपनाते हैं वो होता है रिडक्शन का। और रिडक्शन का प्रोसेस ये कहता है कि टू अंडरस्टैंड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम या कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम या कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए अंडरस्टैंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिहेवियर और प्रॉपर्टीज, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बिहेवियर या प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। मतलब एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को समझने की जगह उसके छोटे से पार्ट को समझ लीजिए, उसको रिड्यूस कर दीजिए, अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इसकी एक एग्जांपल बनती है, फॉर एग्जांपल हमने जब गाड़ी डिज़ाइन करनी होती है, राइट, तो गाड़ी में इंटरनल कंबशन इंजन होता है। अब उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, मूविंग, नॉन मूविंग, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इतने प्रोसेसेस को तो इकट्ठे समझ नहीं सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। व्हाट डू वी डू, हम हर पार्ट के या हर उस गाड़ी में जो फ्यूल यूज़ हो रहे हैं या जो गैस इन्वॉल्व है या जो लिक्विड इन्वॉल्व है, हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, उसके पार्टिकल्स के पास कितनी इंटरनल एनर्जी है, इन प्रॉपर्टीज पे फोकस करके इनको अंडरस्टैंड करते हैं, इन पार्टिकल्स का बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हैं, इन प्रॉपर्टीज का नेचर अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर हम बता पाते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता होगा। तो बात ये है कि अगर आप इन प्रॉपर्टीज को समझ लो तो आपको एक इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन सिस्टम समझ आ जाएगा, यस, जो कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। सो इन दो प्रोसेसेस को हम यूज करके
फिजिक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कम से कम लॉज होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिना कवर हो सके, एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सिंपल बना देना चाहिए ताकि वो जल्दी समझ आ सके। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले तो हम ये बात डिफाइन करें कि फिजिक्स किस किस साइज के पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिक्स का जो स्कोप है, राइट, पहले हम बताते हैं फिजिक्स का मैक्रोस्कोपिक स्कोप। मैक्रो मींस बिग, कितना बिग। फिजिक्स का जो स्कोप है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है मैक्रोस्कोपिक स्कोप, मतलब बिग स्कोप, लार्ज लेवल पे स्कोप, लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है फिजिक्स। इसमें आते हैं लेबोरेटरी लेवल, राइट, टेरेस्ट्रियल लेवल, धरती के ऊपर जो चीजें आपको दिखती हैं नेक्ड आई से, जैसे कि साइकिल हो गया, राइट, गाड़ी हो गई, एक पोल हो गया, ये सभी चीजें। और इसमें आता है सेलेस्टियल लेवल। सेलेस्टियल मतलब स्पेस का लेवल, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए एंड ऑल, राइट, करेक्ट। दूसरा स्कोप आता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक स्कोप, राइट। ये कहां अप्लाई होता है? ये होता है द स्कोप ऑफ वेरी स्मॉल, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के अंदर, मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन, उनके ऊपर जो फिजिक्स अप्लाई होती है, राइट। सो मैक्रोस्कोपिक स्कोप में हम जिस फिजिक्स को पढ़ते हैं उस फिजिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के बहुत पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल क्लासिकल फिजिक्स में पहले तो आता है लेट्स से मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स की, ऑब्जेक्ट्स की मोशन समझते हैं और इसके रूल्स, जैसे कि न्यूटन ने हमें जो रूल दिए लॉज ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन रूल्स के तहत मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। यूनिफिकेशन भी किया हुआ ना साथ साथ कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे। और क्लासिकल फिजिक्स की और सेकंड टाइप में आ जाएगा, सेकंड पार्ट में आ जाएगा लेट्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह देते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को ब्रॉडली स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के फिनोमिनास को स्टडी करते हैं और वो कैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है। फॉर एग्जांपल हम जब मस्कुलर मूवमेंट करते हैं तब भी हमारी मसल्स में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की नेचर की है। या फिर जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तब क्या फिनोमिना हो रहा है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, राइट। एंड क्लासिकल फिजिक्स का और पार्ट आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम बेसिकली लाइट को स्टडी करते हैं, आपको नाम से पता लग ही जाएगा, राइट। इनके अलग अलग लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स में हम लॉ यूज कर सकते हैं स्नेल्स लॉ, यस, वो ऑप्टिक्स में यूज होता है, स्नेल के लॉ एंड यस एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कौन से लॉज यूज होते हैं? कूलम के लॉ, माइकल फैराडे के लॉ, राइट, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे लॉज हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स के ब्रॉड कुछ पोर्शंस हैं। व्हाट अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्कोप? माइक्रोस्कोपिक स्कोप में तो एक ही तरह की फिजिक्स आती है एंड दैट इज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स ऑफ एटम्स एंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होती है और बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स पे भी, राइट। अच्छा, अब फिजिक्स का टाइम के फैक्टर पे स्कोप बताते हैं कि टाइम के कितने लेवल पे फिजिक्स अप्लाई होती है। तो सबसे बड़े टाइम यूनिट्स में फिजिक्स अप्लाई होती है। टाइम स्कोप ऑफ टाइम, फिजिक्स कितने बड़े से बड़े टाइम यूनिट्स पे अप्लाई होती है एंड दैट इज नियरली 10 to the power 22 सेकेंड्स। और कहां तक जाती है? छोटे से छोटे टाइम के यूनिट तक 10 to the power -18 सेकेंड्स। तो फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज में भी जो स्कोप है वो बहुत बड़े टाइम के यूनिट से लेके बहुत छोटे यूनिट तक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं स्कोप ऑफ मास का। तो सबसे बड़ा मास है 10 to the power नियरली 55 किलोग्राम्स
एंड ये मास होता है, ये जाता कहाँ तक है, 10⁻⁻30 किलोग्राम तक। 10⁻55 किलोग्राम मास है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, जितने यूनिवर्स को हम ऑब्जर्व कर पाए हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास, राइट। एंड 10⁻⁻30 किलोग्राम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स बहुत हैवी से बहुत लाइट ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग से बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होती है, एंड बेसिकली बहुत बड़े साइज वाले से लेके बहुत छोटे साइज वाले ऑब्जेक्ट्स तक भी अप्लाई होती है। अब इन ऑब्जेक्ट्स का साइजेस देखिए, तो बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हम देखें तो वो यूजुअली नेक्ड आई से दिखते होते हैं, राइट, नेक्ड आई से दिखते हैं। और क्वांटम लेवल पे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नैनोमीटर या पिकोमीटर के डायमेंशंस के ऑर्डर के होते हैं। नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर्स, पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर्स, तो बहुत छोटे होते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द स्कोप ऑफ फिजिक्स। नाउ व्हाट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स को पढ़ने में लोगों को एक्साइटमेंट फील होती है, तो वो क्या है? तो एक्साइटमेंट तो बहुत सिंपल है फिजिक्स की। देखिए, कितने लोग ऐसे होते हैं जो नेचर को समझ पाते हैं, नेचर के लॉस को समझ पाते हैं। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में मैं बोलना चाहूँगा कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में सबसे पहली बात तो ये कि आपको नेचर और उसके लॉस, उसके फिनोमिना को समझना का मौका मिल रहा है, समझने का और एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात कि आपको उन लॉस के समझने के बाद उनके बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स या टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मौका मिल रहा है। सो दैट इज़ द सेकेंड एक्साइटमेंट। थर्ड, ये हमारी सोसाइटी को एडवांस करती है, जिससे कि हम और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अनवेल कर पाएँ या और ऐसे फिनोमिना जो हमारी आंखों से छुपे हुए थे उनको समझ पाएँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले ऑप्टिक्स में काम करना शुरू किया था आइजैक न्यूटन ने, राइट। आइजैक न्यूटन के पास और उनसे पहले गैलीलियो के पास टेलीस्कोप था। अब गैलीलियो का टेलीस्कोप बहुत रूडिमेंट्री था, बहुत बेसिक था, बट उन्होंने अगर कभी टेलीस्कोप ना बनाया होता तो शायद आज हमारे पास बहुत एडवांस टेलीस्कोप्स ना होते। अब उन्होंने तो एक बेसिक टेलीस्कोप बनाया, उन्होंने फिजिक्स को मन में लेके नेचर को समझने की कोशिश की और उन्होंने बेसिक टेलीस्कोप बनाया। तो डेवलपमेंट हो के आज हम इतने कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप्स, इतने मॉडर्न टेलीस्कोप्स बना चुके हैं कि हम अपने से हज़ारों लाइट ईयर्स दूर जो गैलेक्सीज या स्टार्स हैं उनके टेम्परेचर्स, मासेस, उनकी ऑर्बिट, ओरिएंटेशन, वो कैसे घूम रहे, कितने एंगल पे हैं हमारे प्लेन के मुकाबले, ये सब कुछ बता पा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप पहला स्टेप लोगे तभी आप 10वें स्टेप पे पहुंचोगे, तभी 100वें स्टेप पे पहुंचोगे। तो ये सब चीज़ें मानवता को, ह्यूमैनिटी को, फिजिक्स को पढ़ने के लिए या फिजिक्स को, नेचर को समझने के लिए आप कह सकते हैं मोटिवेट करती है, एक्साइट करती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिकली एक्साइटमेंट एंड प्रोग्रेस इन फिजिक्स। प्रोग्रेस इन फिजिक्स में आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। मैं यहाँ पे एक पर्सन का नाम लेना स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, आई थिंक उनका आपकी बुक में भी नाम होगा, सर रिचर्ड फाइनमैन का। सर रिचर्ड फाइनमैन, इनके बारे में तो बहुत बात की जाए तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इनके बारे में एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ। सर रिचर्ड फाइनमैन जी एक नोबेल प्राइज विनर थे और इनको बहुत अच्छा एक्सप्लेनर माना जाता था फिजिक्स का। मतलब ये फिजिक्स की कॉम्प्लिकेटेड बातों को भी आम लोगों को भी बहुत आसान भाषा में अच्छे से समझा देते थे। तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट टीचर, ग्रेट एक्सप्लेनर। इसके अलावा जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला वो ये था कि इनके टाइम पे क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ था, मतलब उस फील्ड का जन्म हुआ था जब जो साइंटिस्ट थे वो इस बात में बहुत इंटरेस्टेड थे कि फिजिक्स, जो छोटे पार्टिकल्स की फिजिक्स होती है वो कैसे काम करती है, क्या वो बिल्कुल सेम होती है बड़े पार्टिकल्स से या डिफरेंट होती है। बट साइंटिस्ट को ना इतने छोटे पार्टिकल्स के जो आप कह लीजिए बिहेवियर थे वो समझने ना बड़े अजीब लग रहे थे, बहुत मुश्किल थे। तो रिचर्ड फाइनमैन जी ने अपना एक नया मेथड बना दिया जिसे हम फाइनमैन डायग्राम्स कहते हैं। और फाइनमैन डायग्राम्स बेसिकली डायग्राम्स होती हैं, यस दे आर पिक्चर्स। फाइनमैन डायग्राम्स डेवलप किए थे इन्होंने, जिसमें इन्होंने वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की ड्राइंग्स बना के
उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है एनर्जी का, मोमेंटम का, पार्टिकल्स का, उसको एक्सप्लेन किया था। और इनकी इसी बात के लिए, इसी खोज के लिए, या इसी आप कह सकते हैं डिस्कवरी के लिए या डेवलपमेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और इनकी फाइनमेंट डायग्राम्स आज तक यूज होती हैं। इनफैक्ट हमें उसका सब्स्टिट्यूट मिला ही नहीं अभी तक। उनसे बेटर अप्रोच अभी तक हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें क्वांटम मैकेनिक्स में बता दे, क्वांटम कंप्यूटिंग में बता दे। और इनकी वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो रही है। तो अगर आप किसी चीज़ को समझ पाओगे तभी उसमें डेवलपमेंट कर पाओगे। और इन्होंने लोगों को फाइनमेंट डायग्राम्स का रास्ता दिखाया इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए। तो इस तरह से फिजिक्स में प्रोग्रेस हम देखते रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बच्चों, फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब होता है द मोस्ट बेसिक फोर्सेस इन नेचर। सबसे पहली बात, मैं आपको फोर्स के बारे में एक बात क्लियर करना चाहूँगा। लोग कहते हैं व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज अ पुश और पुल। एब्सोल्युटली राइट, कोई गलती नहीं है इसमें। बट फोर्स को समझने के लिए फोर्स की ज़रूरत क्यों है नेचर में, सोचिए। मैं समझता हूँ फोर्स इज अ पुश और पुल, बट फोर्स इस फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत क्यों है नेचर में। मैं आपको एक छोटी सी ना एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी तरफ ना एक आपका फ्रेंड है, वो बाइसिकल पे पेडल करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। उसके पास ऐसा क्या है, वो आ रहा है, वो चल रहा है और आप रुके हुए। उसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं अभी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में? मोमेंटम। उसके पास मास है, आपके पास भी मास है, बट वो चलता हुआ आ रहा है या पेडल करता हुआ आ रहा है, तो उसके पास सर्टेन वेलोसिटी भी है और आपके पास वो नहीं है। एंड मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो उसके पास एक मोमेंटम है और आपके पास नहीं है। आप ऑलरेडी रुके हुए हो, आपको रोकने के लिए किसी को फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास मोमेंटम नहीं है। बट अगर आप अपने फ्रेंड को रोकना चाहते हो तो आपको उसको अपोज करते हुए फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप उसका मोमेंटम खत्म करना चाहते हो, आप उसके मोमेंटम को कैंसिल करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो। सो मैं ये कहूँगा कि फोर्स जैसी फिजिकल क्वांटिटी का ज़रूरत हमारे नेचर में इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंटम होता है हमें उसे चेंज करना होता है, या फिर हमें उसे ख़त्म करना होता है, या फिर अगर वो कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम देके उसको चलाना होता है। तो बेसिकली मोमेंटम का जो लॉजिक है और फोर्स का लॉजिक है ये एक ही है। किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम बदलना है तो आपको क्या चाहिए, आपको फोर्स चाहिए। तो फोर्स की ये रिक्वायरमेंट है हमारे नेचर में, और हम आए दिन अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंटम चेंज होते हुए देखते रहते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर के कॉन्सेप्ट को। कितनी तरह की बेसिक फोर्सेज होती हैं हमारी नेचर में? बच्चों, हमारे पास नेचर में सबसे ज़्यादा बेसिक 4 तरह की फोर्सेज होती हैं। चलिए पहले उनको नाम दे देते हैं, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करेंगे। सो फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर या ऑफ नेचर आप कह लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज, यस, द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आई से, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स से बात करते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मैटर है, मास है, वो एक दूसरे को फोर्स लगा के अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें अगर, तो ये हमेशा, ये क्यों होती है, किन के पास होती है? ये उन ऑब्जेक्ट्स के पास होती है जिनके पास मास होता है, मैटर होता है, राइट। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। ये फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स को पास लाना चाहती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, राइट। एंड क्या ये फोर्स शॉर्ट रेंज होती है कि लॉन्ग रेंज? कहने का मतलब, क्या ये फोर्स जो है वो बहुत थोड़ी दूरी तक लगती है, बहुत बड़ी दूरी तक लगती है? तो द आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। यस, ये सोलर सिस्टम के साइज तक भी लगती है और उसके बाहर भी लगती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, बट ज़्यादा दूरी पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत फीबल, बहुत वीक हो जाती है, राइट। एंड इट फॉलोज, इट इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलोइंग फोर्स। ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, राइट। और हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स में हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहते हैं, इट इज इक्वल जी
into m1 into m2 divided by distance का square. So this thing is taken as constant. This is universal gravitational constant. This is mass of two objects. These are constant. Then gravitational force is inversely proportional to distance का square. So basically gravitational force एक long range force है, हमेशा attractive होती है, inverse square law को follow करती है, and ये उन objects के पास होती है जिनके पास mass होता है. So this is one of the four fundamental forces acting in our nature. Second fundamental force की तरफ बढ़ते हैं. The second fundamental force which acts in our nature is electromagnetic force. Yes, electromagnetic force. So basically electromagnetic force जो होती है बच्चों, उसका origin कहाँ से आता है? So electromagnetic force का origin है charges से. अगर चार्जेस रेस्ट पे हो, ध्यान देना, अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकता है. ध्यान देने वाली बात है, +2 में भी बहुत काम आएगी. अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकता है. बट अगर चार्ज मोशन में हो, चार्ज मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगाता है. यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट. अगर चार्ज सिर्फ रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है, बट अगर वो मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो लगाता ही लगाता है, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में, वो मैग्नेटिक फोर्स भी लगाता है. सो तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इकट्ठे स्टडी करते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट टू डिफरेंट फोर्सेस. ये एक ही बेसिक फोर्स के दो फेसेस हैं. तो बेसिकली चार्जेस ही इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस अप्लाई करते हैं. एंड मैं आपको एक बात बता दूं, नेचर में मेजॉरिटी फोर्सेस या तो ग्रेविटेशनल होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा फोर्सेस जो आप और हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. आई विल गिव यू एग्जांपल्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. मस्कुलर फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से फ्लो करता है. मैग्नेटिज्म बिटवीन टू मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. एंड आप खुद सोचिए, आप मैग्नेट्स का यूज़ कितने ज़्यादा व्हीकल्स में करते हैं, कितने डिवाइसेस में करते हैं. स्पीकर्स जहाँ जहाँ है वहाँ मैग्नेट्स का यूज़ होता है, राइट. जहाँ मोटर है, जहाँ जनरेटर है, वहाँ मैग्नेट का यूज़ होता है. जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा सब जगह है, सारे डिवाइसेस आजकल इलेक्ट्रिसिटी पे रन होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ होता है. सो ये सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड, सबसे ज़्यादा फैली हुई फोर्स है नेचर में. आप ये मान सकते हो. फैली हुई का मतलब लॉन्ग रेंज की बात नहीं मैं कह रहा. फैली हुई का मतलब जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो अपने आसपास, राइट. और हाँ, इसकी रेंज की बात करते हैं और अट्रैक्टिव रिपल्सिव की बात करते हैं पहले. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका ओरिजिन. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट ओरिजिन, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है. सिमिलरली हियर वाज द ओरिजिन, राइट. सेकेंड, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, can be attractive or repulsive. This force can be both. Yes, for example can be, if you bring two like charges, then electromagnetic force in charges को एक दूसरे से away फेंक देती है. If you bring two unlike charges, then electromagnetic force in charges को attract कर लेती है. So ये forces attractive भी हो सकती है और repulsive भी हो सकती हैं. अच्छा, what about the range? So electromagnetic force is not that long range force. So I'll say range is lesser than range of electromagnetic force. Electromagnetic force is less than range of gravitational force. तो gravitational force के मुकाबले electromagnetic force की range काफ़ी कम होती है, right? Does it follows inverse square law? Yes, it follows inverse square law. I'll give you an example. Coulomb's law का F is equal to K Q1 Q2 upon D square. Quite similar to the gravitational force. F is electromagnetic force. Electrostatic force भी कह देते हैं charges at rest के लिए. K is a constant. Q1 and Q2 are the two charges, and D is the distance between them, between their centers. Right. So this is a short range force as compared to gravitational force. But one important thing, दोनों में से ज़्यादा strong कौन है? So the answer is दोनों में से ज़्यादा stronger है. This force is
this force is stronger than gravitational force. Yes, I'll give you an idea. If you take the ratio, or let's say electromagnetic force is nearly 10 to the power 25 times stronger than the gravitational force between two objects at the same distance. मतलब मान लीजिए अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके बीच में जितनी भी दूरी है, लेट्स से 1 मीटर की दूरी है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनको रिपेल करने की कोशिश करेगी। उतनी ही दूरी के लिए और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नियरली 10 टू द पावर 25 टाइम्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो सोचिए कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स हुई, राइट? अच्छा, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द थर्ड फंडामेंटल फोर्स, एंड दैट इज, आई विल राइट ओवर हियर, the third fundamental force is the strong nuclear force, right? The strong nuclear force. नोट कर लीजिए पहले इतना, नोट हो गया? अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक करेक्शन है, दिस इज 10⁻36 नॉट 25। वो रिलेशन होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो कि बाद में भी आएगा। तो दिस इज 10⁻36, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फॉर टू चार्ज पार्टिकल्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल फोर फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ all four fundamental forces, right? It is nearly 100 times stronger than electromagnetic force। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स थी, ये फोर्स उससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका ओरिजिन कहाँ है, आइए ध्यान देते हैं। सो द ओरिजिन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, द ओरिजिन इज, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, इसका ओरिजिन होता है इनसाइड न्यूक्लियस। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर अप्लाई होती है। और ये किन ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई होती है? आंसर है, इट इज अप्लाइड बिटवीन प्रोटॉन, राइट? इट इज अप्लाइड बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन and it is applied between neutron। तो बेसिकली ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स पे ये फोर्स अप्लाई होती है। सो न्यूक्लियॉन्स ओनली एक्सपीरियंस दिस फोर्स। न्यूक्लियॉन्स मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो ये सिर्फ न्यूक्लियॉन्स पे अप्लाई होती है। क्यों अप्लाई होती है, उसका भी रीज़न है। देखिए, एक न्यूक्लियस जो होता है ना, उसका साइज बहुत कम छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज होता है ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -15 मीटर्स, उसको हम 1 फर्मी कहते हैं। तो वो बहुत छोटा साइज है। अब उसमें प्रोटॉन्स जो होंगे उनके बीच में तो लाइक चार्जेस होने की वजह से रिपल्शन होनी चाहिए। तो रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और न्यूक्लियस बर्स्ट हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट मेजॉरिटी न्यूक्लियस काफ़ी स्टेबल होते हैं। इसका मतलब है कोई फोर्स तो है जो प्रोटॉन की रिपल्शन को बैलेंस कर रही है, एंड दैट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या नेचर होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा दो न्यूक्लियॉन्स को आपस में अट्रैक्ट करेगी। इस वजह से ये प्रोटॉन्स की जो रिपल्सिव फोर्स है उसको बैलेंस कर देती है, तो हमारा न्यूक्लियस बर्स्ट नहीं करता। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, एंड इसकी रेंज इज स्मॉलेस्ट। इसकी रेंज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रेंजेस है आउट ऑफ ऑल द 4 फोर्सेस, क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होती है, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कम रेंज है। एंड ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगी ना, इनफैक्ट किसी और लॉ को फॉलो करेगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ को नहीं। So this is the basic concept of strong nuclear force. Now let's move to the fourth and the last fundamental force in nature,
and I'll write over here. So this was the first force, second force, third fundamental force, and the last fundamental force in nature is fourth one, weak nuclear force. Yes, weak nuclear force. अब बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स आपको ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगी, ऐसे नहीं फील हो। न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स हमेशा लग रही है, न्यूक्लियस के बाहर और अंदर ये फोर्स हमेशा लग रही है, और न्यूक्लियस के अंदर ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत वीक हो जाती है, बट ये फोर्स जहां भी लग रही है हमेशा लग रही है। तो याद रखिए ये तीनों फोर्सेस जहां जहां भी लगती है हमेशा लगती है, दे आर ऑलवेज एट वर्क। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, gravitational force, electromagnetic force and strong nuclear force are always at work but not weak nuclear force। ये सिर्फ तभी गेम में आती है जब रेडियो एक्टिविटी होती है। रेडियो एक्टिविटी होती है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई न्यूक्लियस, किसी मैटर का न्यूक्लियस अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के या स्टिमुलस के डिसइंटीग्रेट होता रहता है, टूटता रहता है, अपने पार्टिकल्स एमिट करता रहता है। और वो तीन तरह के रेडियो एक्टिविटी शो करता है, अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, बीटा पार्टिकल एमिट करता है, गैमा पार्टिकल या गैमा रेज एमिट करता है। सो बच्चों ये फोर्स सिर्फ तभी लगती है जब कोई रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यूक्लियस टूट रहा है और बीटा डिके कर रहा है, मतलब बीटा पार्टिकल को रिलीज कर रहा है, तब ये फोर्स काम में आती है, और ये सिर्फ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बीच में ही अप्लाई होती है। और ये फोर्स बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नियरली 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, चाहे इसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स है, बट ऑलवेज रिमेंबर न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स इसलिए है क्योंकि इट इज लेस स्ट्रॉन्गर देन दिस। यू कैन इजीली सी ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थी, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इससे भी 10 की पावर 2 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 10 to the power 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सिर्फ 10 की पावर 25। इसका मतलब वी कैन से दैट strong nuclear force is nearly 10 to the power 13 times stronger than weak nuclear force। इसलिए इसको weak nuclear force कहा जाता है, और इसको strong nuclear force क्योंकि इसकी एबिलिटी, इसकी फोर्स इससे भी ज्यादा होती है, राइट। बट चाहे वीक न्यूक्लियर फोर्स को, फिर भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग ही होती है। इसका मतलब है कि अगर आप रेंज को भूल जाओ, डिस्टेंस को भूल जाओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन चारों में से सबसे वीक फोर्स है, राइट। सो दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। अब हम बढ़ते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं नेचर में, वो कुछ बेसिक लॉज फॉलो करती हैं। वो कौन से लॉज हैं, आइए उनको देखते हैं। सो द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, तो हमने ये ऑब्जर्व किया बच्चों कि जो फिजिकल लॉज हैं वो कुछ कॉमन बातें फॉलो करते हैं, उनकी नेचर कॉमन होती है। कुछ ऐसे लॉज हैं जो नेचर में यूनिफॉर्म होते हैं, आइए देखते हैं। सो नेचर ऑफ फिजिकल लॉज इज कंजर्वेशन। यस, नेचर में कोई भी लॉ हो, कोई भी फिनोमिना है जिसको आपने एक्सप्रेस करने के लिए एक लॉ की बात की है, वो लॉ कंजर्वेशन को बहुत प्रायोरिटी देता है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम के लॉज जो हम यूज करते हैं वो सारे कंजर्वेशन लॉज हैं। आइए देखते हैं। तो लेट्स से द वेरियस कंजर्वेशन लॉज आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy, law of conservation of mass, right? Law of conservation of momentum। इसके दो पार्ट्स होते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। मोमेंटम के लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, and
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ये बेसिकली 4 कंजर्वेशन लॉज हैं जो फिजिक्स में हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स या सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये लॉ ये कहता है कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो एग्जांपल ये है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एक हाइट h पे रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। इस पॉइंट पे इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, mgh। अब आप इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराते हो, तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इसकी हाइट भी कम होती जा रही है। अब इसकी हाइट लेट से x है ग्राउंड से। अब इसकी टोटल एनर्जी चेक करो तो वो mgh ही आनी चाहिए, और आती भी mgh है। और तो और ये नीचे गिरता गिरता जब ग्राउंड को स्ट्राइक करने ही वाला होगा तब भी इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो mgh होगी। बट क्या इसके पास जो mgh है उसका ब्रेकअप सेम है? टोटल एनर्जी कौन बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, राइट। क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी हर पॉइंट पे सेम है? आंसर है नो। टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिरता जा रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, और जिस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, ताकि उनका सम सेम रहे, टोटल एनर्जी सेम रहे। और सबसे नीचे वाले पॉइंट पे जब वो स्ट्राइक करने ही वाला है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, बट उसकी टोटल एनर्जी फिर भी mgh है, मतलब कांस्टेंट है। तो कहने का ये मतलब कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बता देता है, हमें सिंप्लीफाई कर देता है कि किसी भी पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी वेलोसिटी होगी, आप वो निकाल सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट चला था, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लो m है, ये ऑब्जेक्ट जब टॉप पे था तो इसके पास 100 जूल की एनर्जी थी। इस पॉइंट पे इसके पास 100 जूल की टोटल एनर्जी थी। इस पॉइंट पे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 60 जूल। बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी इस पॉइंट पे? तो आप क्या करोगे, आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल है, टोटल एनर्जी 100 थी, एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे होगी 40 जूल। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मास आपको दिया होगा तो वेलोसिटी निकल आएगी। कंजर्वेशन लॉ ने हमारा काम आसान कर दिया, नहीं तो लगे रहते इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने में, लंबी लंबी कैलकुलेशन करने में। ये कहने का मतलब है। सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बहुत देर तक ये माना गया कि मास को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई बना नहीं सकता, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस लॉ को धज्जियां उड़ाने की तरफ लेके जाने का मतलब एक फॉर्मूला दिया, बट धज्जियां उड़ी नहीं, उन्होंने इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सच है कि मास कभी क्रिएट नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बट मास और एनर्जी एक ही चीज़ है। यस, बेसिकली ये दोनों लॉज आपस में लिंक्ड हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc², जिसको आप एनर्जी मास इक्विवेलेंस भी कहते हो, ये इक्वेशन ये साबित करती है कि एनर्जी और मास आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ, हमें मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका आ गया, अभी तक हमें एनर्जी को वापस मास में कन्वर्ट करने का तरीका नहीं पता लगा। मास को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हो? बहुत सिंपल है, उसको तो हर कोई करता है। कोल को जलाते नहीं हो, कोयले को, तो उसका जितना मास कम होगा उतनी वो एनर्जी रिलीज कर देगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। हम बड़े हैवी न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस में बना देते हैं, और उससे जो मास का फर्क पड़ता है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं। बट हमें एनर्जी से मास वापस बनाना अभी नहीं आया। कोई नहीं, डेवलपमेंट चल रही है, मे बी फ्यूचर में आ जाए। बट ये लॉ हमें ये बताता है कि मास कभी क्रिएट नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉर्मूला से हम ये कह सकते हैं कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, तो कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन जाता है। थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब क्या बोलेंगे? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, कितनी मोशन है। मैंने आपको समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट और दिया, मोमेंटम वो क्वांटिटी है जिसको तोड़ने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए आप फोर्स लगाते हो, राइट। सो मोमेंटम में हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, इसमें हम दो बातें करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम इन वन डायमेंशन। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम एक बंदूक से एक गोली चलाते हैं तो वो रिकॉइल होती है, तो वो रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम से पता लगता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्पेस है, वो जो स्पेस होता है वो किसी भी एक डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहा, सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। वो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पता लगता है। तो देखो, एक छोटा सा कंजर्वेशन लॉ हमें स्पेस के बारे में बता रहा है कि वो एक तरफ नहीं आगे जा रहा, सभी तरफ एक्सपैंड हो रहा है, इस तरह से। एंड द लास्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी खत्म नहीं होता, चार्ज कभी बनता नहीं है, वो एक से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर भी कैसे होता है? क्वांटाइजेशन की फॉर्म में। मतलब चार्ज का सबसे छोटा जो वैल्यू है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, -1.6, माइनस को छोड़ो, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। सो अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो अगर मान लो आपके पास एक बॉडी है, बॉडी ए, और ये दूसरी बॉडी है, बॉडी बी, आपने इन दोनों को रब किया, इसने कितना चार्ज छोड़ा? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं 2 छोड़ो, इसने कितना चार्ज छोड़ा? लेट्स से 3.2 आएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे दिए। सो चार्ज खत्म नहीं हुआ, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हुआ। सो ये कंजर्वेशन लॉज हैं जो हमारे सभी फिजिकल लॉज में पाए जाते हैं। अच्छा, अब इन कंजर्वेशन लॉज को हम पढ़ते क्यों हैं, मैं बताता हूँ। इनके क्या क्या एडवांटेजेस कहते हैं, इंपॉर्टेंस कह देते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक सिंपल कॉन्जर्वेशन लॉ ने हमें एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड ये है कि ये होमोजेनिटी लेके आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स में। अब होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है? होमोजेनिटी का ये मतलब है कि आप मान लो एक एक्सपेरिमेंट करते हो अपनी फिजिक्स लैब में आज, और वही एक्सपेरिमेंट आप 6 महीने बाद दोबारा करते हो, और अगर आप सभी रूल्स, सभी कॉन्सेप्ट सेम फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट्स भी सिमिलर मिलेंगे। जो आज आपका आउटपुट आया वही आउटपुट आपका बाद में आएगा। तो ये होता है होमोजेनिटी का मतलब, राइट। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज दे देते हैं कि ये लॉस कवर ऑल स्कोप्स ऑफ नेचर। ये लॉ ऐसा नहीं मैक्रोस्कोपिक पे लग रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पे नहीं लग रहे, सब पे लगते हैं। इसलिए अगर आप इन लॉस को अच्छे से समझ लेते हो तो आप नेचर में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उनके इंट्रैक्शंस, एनर्जी, उनके मैटर को समझ सकते हो। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपकी नॉलेज में इंक्रीज हुआ होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।